संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य पूर्व में वापस आ गया है। हमने यमन में हूथी सेना पर B-2 बमवर्षकों को हमला करते देखा है और अब हम सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया को खतरनाक A-10 वॉर्थोग विमानों से तबाह होते देख रहे हैं। सीरियाई गृहयुद्ध गतिरोध पर पहुंच गया है, लेकिन अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका पक्ष लेता दिख रहा है तो इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए इसका क्या मतलब है? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला एक सामान्य रक्षात्मक कार्रवाई थी जो सीरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन बेस, जिसे यूफ्रेट्स एयर बेस के नाम से जाना जाता है, पर संभावित खतरे को रोकने के लिए की गई थी। वर्षों से यह बेस आईएसआईएस के बचे खुचे सदस्यों और ईरान समर्थित मिलिशिया से लड़ रहा है, जो पूर्वी सीरिया के अंतहीन संघर्षों का एक जाना माना केंद्र है। यूफ्रेट्स नदी के पास स्थित यह अग्रिम बेस लंबे समय से एक सैन्य संपत्ति और भू राजनीतिक आधार रहा है। पहली नजर में इसका उद्देश्य सरल लगता है, आतंकवाद निरोध, स्थिरीकरण और सैन्य सुरक्षा, लेकिन करीब से देखने पर कुछ ज्यादा जटिल बात सामने आती है। एक अस्थिर मोर्चा जहां आतंकवाद निरोध और गठबंधन शासन के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अमेरिकी सेनाएं, सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस में उनके कुर्द सहयोगी, उनके ईरानी सहयोगी, तुर्की समर्थित विद्रोही, रूसी गश्ती दल, आईएसआईएस आतंकवादी समूह और आदिवासी मिलिशिया अविश्वसनीय रूप से एक साथ मौजूद हैं। इस अराजक माहौल में हर ड्रोन हमला, हर गश्ती दल और हर घात के परिणाम युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैले हैं। हर गोली एक संभावित राजनीतिक संदेश बन जाती है। हालांकि अगस्त 2025 की शुरुआत में हुए इस नवीनतम हमले ने पुराने संदेहों को फिर से जगा दिया है। इस बार समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है। फुलरेंट ऐसा हुआ, लेकिन अब क्यों? अमेरिकी केंद्रीय कमान CENTCOM ने कहा कि यह हमला पिछले दिन गठबंधन सेना पर हुए एक असफल ड्रोन हमले का सीधा जवाब था। बयान के अनुसार आगे की कार्रवाई की योजना बनाने वाले संदिग्ध आतंकवादियों के एक काफिले पर देर एजजोर के पास हमला किया गया, उसकी पहचान की गई और अंततः उसे मार गिराया गया। यह एक मानक आतंकवाद रोधी रणनीति है, लेकिन क्षेत्र में अमेरिकी अभियानों की गति से परिचित पर्यवेक्षकों ने तुरंत कुछ असामान्य देखा। हमले का पैमाना, खासकर A-10 वॉर्थोग का इस्तेमाल, और जिस सटीकता से उसने न केवल काफिले पर बल्कि मजबूत बंकरों और रक्षात्मक ठिकानों पर भी हमला किया, वह किसी पारंपरिक जवाबी हमले के लिए असामान्य लग रहा था। यह कोई साधारण ड्रोन नहीं था जिसे जल्दबाजी में दागा गया हो। यह एक सावधानीपूर्वक समन्वित आक्रामक अभियान था जिसमें वास्तविक समय की खुफिया जानकारी, हवा से जमीन पर समन्वय और सामरिक तैनाती का एक ऐसा स्तर शामिल था जो आमतौर पर उच्च प्रभाव वाले लक्ष्यों के लिए आरक्षित होता है। दिलचस्प बात यह है कि घटना के तुरंत बाद कई वीडियो सामने आए जिनमें विशिष्ट A-10 को, जिसकी विशिष्ट गड़गड़ाहट रेगिस्तान में गूंज रही थी, 30 मिमी तोप और निर्देशित बम दागते हुए दिखाया गया। स्थानीय सूत्रों और विश्वसनीय फोटोग्राफिक साक्ष्यों के अनुसार इस हमले में कम से कम 1 दर्जन इंजीनियरिंग और बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गए, कई किलेबंद चौकियां ध्वस्त हो गईं और माना जाता है कि 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यह वीडियो X, टेलीग्राम और विद्रोही समर्थक मीडिया संस्थानों जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल गया, मानो इसके जारी होने की पहले से ही उम्मीद थी। लेकिन यहीं पर पहेली छिपी है। जब अमेरिकी केंद्रीय कमान ने रक्षात्मक जवाबी हमले का नेतृत्व किया तो क्षेत्रीय विश्लेषकों ने संदर्भ का विश्लेषण करना शुरू कर दिया और इसके निहितार्थ ज्यादा जटिल थे। हमले से पहले के दिनों में हयात तहरीर अल शाम अल कायदा का एक पूर्व सहयोगी, जिसने खुद को राजनीतिक रूप से सीरियाई राष्ट्रीय बल के रूप में पुनः ब्रांडेड कर लिया था, ने देर एजजोर और उसके आसपास ईरान समर्थक मिलिशिया ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया। ये मामूली झड़पें नहीं थीं। ये समन्वित जमीनी हमले थे जिनका उद्देश्य इराक से सीरिया होते हुए लेबनान तक हथियारों की आपूर्ति के रास्ते को बाधित करना था। हयात तहरीर अल शाम द्वारा किए गए अचानक हमले उस समूह के लिए असामान्य थे जो पहले केवल उत्तर पश्चिम में ही सक्रिय था। इससे संदेह पैदा हुआ। फिर अमेरिकी हमला हुआ, ठीक उसी इलाके को निशाना बनाकर और उन्हीं मिलिशियाओं पर हमला करके जिनसे हयात तहरीर अल शाम लड़ रहा था। संयोग? शायद, लेकिन क्षेत्र के कई पर्यवेक्षकों के लिए इस हमले में रणनीतिक समन्वय के सभी लक्षण दिखाई दे रहे थे, अगर प्रत्यक्ष नहीं तो कम से कम गुप्त। यहीं पर साम्राज्य की भूमिका आती है। यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका की एक दीर्घकालिक आलोचना को दर्शाता है जो आतंकवाद से लड़ने के बहाने अक्सर लड़ाई का पलड़ा उन स्थानीय ताकतों के पक्ष में झुका देता है जो वर्तमान में अमेरिकी हितों से जुड़े हैं, भले ही उन पर पहले प्रतिबंध लगे हों या उन्हें चरमपंथी करार दिया गया हो। 2011 में यह फ्री सीरियन आर्मी अमेरिकी मोर्चा था। 2015 में यह कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स YPG था। क्या अब यानी 2025 में यह हयात तहरीर अल शाम होगा? रणनीतिक लाभ स्पष्ट हैं। HTS घोर ईरान विरोधी है। इसका एक परिष्कृत खुफिया नेटवर्क है। यह इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानता है और यह वैधता चाहता है।
ऐसा कुछ जो अप्रत्यक्ष अमेरिकी सहयोग भी प्रदान कर सकता है। तेहरान से बेरूत तक फैले ईरान के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ स्थानीय सुन्नी ताकतों को पीछे धकेलने की अनुमति देना, वॉशिंगटन के लिए जमीनी सेना भेजे बिना या अंतहीन युद्ध शुरू किए बिना अपना प्रभाव बहाल करने का एक सस्ता तरीका हो सकता है। लेकिन जोखिम भी उतने ही स्पष्ट हैं। एक जिहादी समूह के रूप में एचटीएस का इतिहास उसके नाम से यूं ही मिटाया नहीं जा सकता। पेंटागन और विदेश विभाग के कई अधिकारी किसी भी तरह के रिश्ते को लेकर सतर्क हैं, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। उनका समर्थन, चाहे अप्रत्यक्ष ही क्यों न हो, कुर्द सहयोगियों को अलग थलग कर सकता है, तुर्की के विरोध को भड़का सकता है और रूस के साथ संबंधों को जटिल बना सकता है। इससे भी बदतर, इसका उल्टा असर भी हो सकता है। एक आतंकवादी समूह को दूसरे से लड़ने के लिए हथियार देना सीरिया में शायद ही कभी कामयाब साबित हुआ हो। यह बात तेजी से साफ होती जा रही है कि यह हमला सिर्फ जवाबी हमला नहीं था, बल्कि यह एक संकेत था तेहरान, दमिश्क और यहां तक कि मॉस्को के लिए भी कि पूर्वी सीरिया में अमेरिका एक शक्ति बना हुआ है, कि उसके पत्ते छिपे हुए हैं, भले ही वह उन्हें शायद ही कभी दिखाता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर उसकी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति के लिए यह जरूरी हो तो वह अपनी इच्छानुसार अपने गठबंधनों को बदलने को तैयार है। मध्य पूर्वी भू राजनीति के संदर्भ में यह हमला मामूली लग सकता है, लेकिन सीरिया में चल रहे जटिल और बहुआयामी छद्म युद्धों के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। चाहे यह हयात तहरीर अल शाम के साथ एक मौन साझेदारी की शुरुआत हो या ईरान की प्रगति को रोकने के लिए एक रणनीतिक समायोजन, एक बात स्पष्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका केवल प्रतिक्रिया देने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि खुद को ढाल रहा है। ड्रोन, एजेंट और विशाल बल से युक्त इस विस्फोटक खेल में एक भी छापा खेल का रुख बदल सकता है। यह बात इस तथ्य से समर्थित है कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि कुछ अस्तित्व में है। वह करता है हमला विफल रहा। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो प्रसारित हुए। धुंधले फुटेज में एक ए-10 वॉर्थॉग विमान को विद्रोही गतिविधियों के केंद्र और ईरानी आपूर्ति लाइन डेयर एज-जोर के पास हमला करते हुए साफ तौर पर दिखाया गया था। एक विस्फोट हुआ। आग ने उन जगहों को अपनी चपेट में ले लिया जो जल्दबाजी में बनाए गए बख्तरबंद वाहन और बंकर प्रतीत होते थे। फुटेज ने स्थानीय पर्यवेक्षकों के दावों की पुष्टि की। 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, कुछ तकनीकी उपकरण और बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गए और काफिला मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन बात यह है कि ऑनलाइन बातचीत उनके बारे में नहीं होती। कोई संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमला किया, लेकिन इसके बजाय एक यूरोपीय संघ, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पूर्वोत्तर सीरिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में अचानक वृद्धि के समय ने कई लोगों को चौंका दिया। हफ्तों तक अपेक्षाकृत शांति और सीमित हवाई गतिविधियों के बाद अचानक हमलावर हेलीकॉप्टरों और सटीक हमलों की उपस्थिति ने यह संदेह पैदा कर दिया कि वॉशिंगटन न केवल खतरे पर हमला कर रहा है, बल्कि इसमें एक निर्णायक भूमिका भी निभा रहा है। इस बार किसे फायदा? अल-कायदा से जुड़े एक पूर्व सहयोगी हयात तहरीर अल शाम ने अब खुद को एक स्थानीय ईरान विरोधी बल के रूप में पुनः स्थापित कर लिया है। हालांकि इस समन्वय की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संदर्भ को नजरअंदाज करना मुश्किल है। हयात तहरीर अल शाम की इकाइयां इस क्षेत्र में, विशेष रूप से फरात नदी के किनारे प्रमुख आपूर्ति मार्गों के पास, ईरान समर्थित ठिकानों और दुश्मन मिलिशिया के काफिलों पर सक्रिय रूप से हमला कर रही हैं। हमले से पहले के दिनों में हयात तहरीर अल शाम के मीडिया संस्थानों ने क्षेत्र में अमेरिकी रणनीतिक संदेशों के साथ मिलकर अपनी ईरान विरोधी बयानबाजी तेज कर दी थी। अगर यह महज संयोग नहीं है, तो यह अमेरिकी सामरिक गणनाओं में एक शांत बदलाव की ओर इशारा करता है, जिसमें युद्ध क्षेत्र की प्रकृति विचारधारा से ज्यादा तात्कालिक रणनीतिक लाभ से तय होती है। इस नजरिए से हमारे दुश्मन का दुश्मन, भले ही अस्थायी रूप से उपयोगी हो, एक व्यावहारिक लाभ बन जाता है। यह स्पष्ट है कि यह बदले की कोई सामान्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत बड़े पैमाने पर शायद सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध घटना थी। चाहे वह ईरानी आपूर्ति लाइनों को बाधित करना हो, क्षेत्रीय सहयोगियों को संकेत भेजना हो, या अल्पकालिक अमेरिकी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले गुटों का गुप्त रूप से समर्थन करना हो, देर एज-जोर की लड़ाई सिर्फ गोलाबारी की नहीं, बल्कि प्रभाव की भी थी। और पूर्वी सीरिया में यह प्रभाव सर्वोपरि है। पिछले महीने 28 नवंबर, अगर आप सही तारीख जानना चाहते हैं, हयात तहरीर अल शाम एचटीएस ने सिर्फ 72 घंटों में अलेप्पो और उसके आसपास के कई रणनीतिक इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसकी असद की सेना और उनके विद्रोही सहयोगियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इससे सीरियाई युद्ध के मैदान में मौजूद प्रमुख खिलाड़ी जवाबी कार्रवाई के लिए संघर्ष करने लगे। हालांकि एचटीएस एक मान्यता प्राप्त आतंकवादी संगठन और दुनिया का अग्रणी गुट है। ऐसा क्यों लगता है कि अमेरिका इन आतंकवादियों का पक्षधर है? इस गंभीर चिंता को स्पष्ट करने के लिए पेंटागन वायुसेना के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने इन लड़ाइयों के उद्देश्य के बारे में सेंट्रल कमांड के स्पष्टीकरण का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि इन लड़ाइयों का उद्देश्य फरात नदी पर हमला करने के लिए बनाई गई मोर्टार लाइन से अपनी रक्षा करना था। हमले में 3 रॉकेट लॉन्चर, एक T-64 टैंक, एक बख्तरबंद वाहन और एक मोर्टार बैटरी भी नष्ट हो गई। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF), जिन्हें इस संघर्ष से लाभ हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित हैं और नियमित रूप से फरात नदी के किनारे तैनात ईरान समर्थित मिलिशिया से लड़ते हैं। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) के समर्थन में अमेरिकी हवाई हमले इन मिलिशिया को रोकने का एकमात्र तरीका हो सकते हैं। क्या अमेरिका के लिए दोनों भूमिकाएं निभाना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा? आत्मरक्षा का दावा करते हुए दुश्मन पर हमला करना, जिससे वास्तव में उसके सहयोगियों को फायदा होगा। चूंकि SDF का प्राथमिक उद्देश्य इन मिलिशिया को डियर एज और हवाई अड्डे और क्षेत्र की मुख्य सड़कों तक पहुंचने से रोकना है, इसलिए किसी भी खतरे के पहले संकेत पर पिगी बैकिंग के जरिए किए गए अमेरिकी हवाई हमले इस बात का संकेत देते हैं कि अमेरिका एक क्रांतिकारी रणनीति अपना रहा है। हालांकि अमेरिका ने शुरुआत में सीरिया में ISIS के लिए केवल 900 सैनिकों की प्रतिबद्धता जताई थी और जमीनी स्तर पर कोई बदलाव लाने के लिए उसकी हवाई शक्ति अपर्याप्त थी। फिर भी हम यह मान सकते हैं कि अमेरिका ने SDF को अग्रिम पंक्ति में धकेला और सहायता संसाधन जुटाए। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मूल योजना के अनुसार संघर्ष का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के बजाय नियंत्रण पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष के केंद्र में बना हुआ है, फिर भी उसके बाहरी सहयोगी हस्तक्षेप कर रहे हैं। 8 दिसंबर 2024 को इजराइल ने कुनेत्रा में सीरियाई सरकार पर सीमा पार से हमला किया ताकि एक बफर जोन पर कब्जा किया जा सके जो किसी शत्रुतापूर्ण समूह के नियंत्रण में आने पर सीमा के लिए खतरा बन सकता है। जाहिर है यहाँ बहुत कुछ चल रहा है और यह संघर्ष गृहयुद्ध से भी आगे जा सकता है, क्योंकि इसमें शामिल सभी पक्षों को कुछ महत्वपूर्ण खोने का जोखिम है। लेकिन इस मिशन के लिए A-10 को ही क्यों चुना गया और अमेरिका को इसे सीरिया भेजने के लिए क्या प्रेरित किया? सबसे पहले फेयरचाइल्ड रिपब्लिक A-10 थंडरबोल्ट टाइम, जिसे वॉर्थोग के नाम से भी जाना जाता है, सभी के लिए एक बुरा सपना था। शीत युद्ध के दौरान 1972 में रूसी बख्तरबंद बलों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया। A-10 वॉर्थोग 1-2 इंजन वाला टर्बोप्रॉप है जो किसी भी बख्तरबंद काफिले या सैन्य जमावड़े पर विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम है। यह एक शक्तिशाली 30 मिमी GAU-8 एवेंजर स्वचालित तोप से लैस है जो उच्च विस्फोटक रॉकेट दागने और किसी भी बख्तरबंद वाहन को नष्ट करने में सक्षम है। वॉर्थोग का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह एक सिंगल सीट वाला विमान है, यानी इसकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक पायलट ही काफी है। नजदीकी हवाई सहायता अभियानों के लिए अमेरिका में निर्मित एकमात्र विमान होने के नाते वॉर्थोग सीरियाई संघर्ष में इस्तेमाल के लिए जरूरी कई जरूरतों को पूरा करता है। हालांकि लगभग 52 साल की सेवा के बाद इसे लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग I-2 से बदल दिया जाएगा। संयोग से A-10 वॉर्थोग का एक लंबा और विशिष्ट युद्ध इतिहास है। वॉर्थोग ने विमानन क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है। एंड बाल्कन, अफगानिस्तान, इराक युद्ध और मध्य पूर्व में ISIS के विरुद्ध युद्ध जैसे संघर्षों में लक्ष्यों पर असाधारण सटीकता और टिकाऊपन का प्रदर्शन किया है। वॉर्थोग एक सबसोनिक विमान है, जिसका अर्थ है कि इसे अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमानों की तरह अत्यधिक तेज गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसे इतनी धीमी गति से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है कि पायलट लक्ष्य को दृष्टिगत रूप से पहचान सके और उसे यथासंभव सटीकता से मार सके। क्या कोई सबक सीखा गया? सीरिया में A-10 वॉर्थोग की तैनाती शायद पूरे मध्य पूर्व संघर्ष में अमेरिकी वायुसेना का सबसे अच्छा सैन्य फैसला था। वॉर्थोग सीरिया में वर्तमान में तैनात किसी भी सेना के तोपखाने या वायु रक्षा तंत्र को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है और इस इलाके के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है, खासकर इसकी कम दूरी की वायु रक्षा क्षमताओं को देखते हुए। आखिरकार ये हेलीकॉप्टर हैं और हम सभी जानते हैं कि ये इन मिलिशिया द्वारा अपनाई गई RPG संस्कृति के लिए कहीं अधिक आसान निशाना है। A-10 वॉर्थोग इसी के लिए है। लेकिन भू राजनीतिक बिसात का क्या? प्रमुख शक्तियां अपनी रणनीतियां कैसे ढाल रही हैं और आगे क्या होने वाला है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सीरियाई युद्ध क्षेत्र अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हालांकि अंकल सैम इन वादों में कुछ हद तक स्वार्थी हैं और ऐसी स्थितियों में अमेरिकी हित हमेशा दांव पर लगे रहते हैं। इस मामले में चिंता पूरे सीरिया में फैले ईरानी और रूसी सैन्य ठिकानों पर केंद्रित हो सकती है, जो असद शासन को सत्ता में वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम के हमले और उसके बाद अलेप्पो पर कब्जे ने सभी संबंधित पक्षों के लिए स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया और असद के शासन का अंत कर दिया। इसी वजह से उन्होंने मास्को भागना सबसे अच्छा विकल्प समझा होगा और उन्होंने ऐसा ही किया।
बाद में हजारों वीडियो से इसकी पुष्टि हुई जिनमें विद्रोहियों ने उनके महल पर हमला किया था। रूस के विशिष्ट स्पेट्सनाज विशेष बल भी एचटीएस के हमलों से हैरान थे। कुछ फुटेज में रूसी सेना को सीरिया में अपने अड्डे से हटते हुए और भागते हुए विद्रोहियों द्वारा घात लगाकर हमला करते हुए दिखाया गया है। क्या इसका मतलब यह है कि हम आखिरकार विजेता तक पहुंच गए हैं और एचटीएस केवल शासक वर्ग है? जरूरी नहीं। हालांकि हयात तहरीर अल शाम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन अन्य विपक्षी गुट आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ हयात तहरीर अल शाम के साथ गंभीर हितों का टकराव पैदा कर रही है। हयात तहरीर अल शाम के लिए अच्छी बात यह है कि उसे तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी एसएनए का समर्थन प्राप्त है और सैद्धांतिक रूप से ये दोनों फोर्सेस क्षेत्र की सभी अन्य फोर्सेस पर भारी पड़ सकती हैं। हालांकि दोनों पक्षों के हित में सबसे महत्वपूर्ण कारक सीरियाई लोग हैं। हालांकि वे इन विद्रोही समूहों द्वारा समर्थित इस्लामी कानून के तहत नहीं रहना चाहते, लेकिन वे क्षेत्रीय लोकतंत्र से मिलने वाले क्षेत्रीय लाभों को स्वीकार करने को तैयार हैं। इससे इन समूहों को बिना किसी सैन्य प्रतिरोध का सामना किए शहरों में घूमने और क्षेत्र पर नियंत्रण करने की अनुमति मिल जाएगी। यह दिन एक बड़ी जीत है। रूस का ध्यान फिलहाल यूक्रेन युद्ध पर है, जबकि हिजबुल्लाह इजराइल से लड़ रहा है, इसलिए ईरान इस मामले में ज्यादा मदद नहीं करेगा। वह आईएसआईएस और दाइश जैसे चरमपंथी समूहों को उनके हाल पर छोड़ रहा है। नतीजतन अमेरिका सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के साथ और तुर्की सीरियाई राष्ट्रीय सेना और हयात तहरीर अल शाम एचटीएस, जिसे अब सैन्य अभियान कमान कहा जाता है, के साथ मिलकर असद और सीरियाई सशस्त्र बलों के बिना अकेले ही सीरिया के भाग्य का फैसला करना होगा। सच कहूं तो यह युद्ध लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में सीरिया की रणनीतिक स्थिति इतनी मजबूत है कि अमेरिका उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह A10 वॉरहॉग मिशन आने वाले महीनों में होने वाले कई महत्वपूर्ण मिशनों में से पहला हो सकता है। हालांकि यह तय है कि अमेरिका हार नहीं मानेगा और सहयोगियों की रक्षा की आड़ में भी अमेरिका सीरिया में किसी भी अन्य देश से ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करेगा। ईमानदारी से कहें तो रूस अब प्रासंगिक नहीं रहा। यूक्रेन में युद्ध, आर्थिक प्रतिबंधों और आंतरिक अशांति ने उसकी क्षमता को समाप्त कर दिया है। असद शासन के समर्थन में पूरी तरह से शुरू किया गया सैन्य अभियान प्रतीकात्मक हवाई गश्त और सतही कूटनीतिक बयानों तक सिमटकर रह गया है। लताकिया और टाटस में रूसी अड्डे बने हुए हैं, लेकिन वे रणनीतिक से ज्यादा प्रतीकात्मक हैं। सीरियाई सरकारी बलों के साथ बड़े पैमाने पर संयुक्त अभियानों का युग समाप्त हो गया है। सीरिया में मॉस्को का प्रभाव, जो कभी निर्णायक था, वैश्विक उथल पुथल के दबाव में कम हो रहा है। ईरान का क्या? यह देश भी पीछे नहीं है। हालांकि इस्लामी गणराज्य को मिलिशिया और सलाहकारों के एक विशाल नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है, खासकर लेबनान में आईआरजीसी और हिजबुल्लाह का, फिर भी यह कई मोर्चों पर कमजोर है। आंतरिक अशांति, मुद्रा का अवमूल्यन और इजराइल के साथ सीधे संघर्ष के खतरे ने सीरिया पर स्थिर नियंत्रण बनाए रखने की ईरान की क्षमता को कमजोर कर दिया है। मिलिशिया अभी भी अपनी आपूर्ति लाइनें और डेयर एज जोर और दक्षिणी अलेप्पो में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, लेकिन वे इजरायली हवाई हमलों, अमेरिकी ड्रोन हमलों और आंतरिक विभाजन के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। तेहरान की स्थिति महीने दर महीने कमजोर होती जा रही है। यह हमें संयुक्त राज्य अमेरिका तक ले आता है। अपने दो सबसे दुर्जय विरोधियों के पंगु हो जाने या पीछे हटने के साथ वॉशिंगटन खुद को एक अनोखी स्थिति में पाता है। सीरिया की सत्ता संरचना में एक शून्यता पैदा हो रही है और अमेरिका इसे भरने के लिए तैयार है। जमीनी सैनिकों या कब्जे से नहीं, बल्कि सावधानी पूर्वक मापी गई हवाई शक्ति, चुनिंदा साझेदारियों और शांत प्रभाव की रणनीति से इजराइल दक्षिण से आगे बढ़ रहा है। ईरानी हथियारों के काफिलों और हवाई सुरक्षा पर हमले कर रहा है और असद की सेनाएं ज्यादातर रक्षात्मक स्थिति में हैं। ऐसे में अमेरिका एक लंबा खेल खेल रहा है। सीरिया अब एक पारंपरिक युद्ध क्षेत्र नहीं रहा, यह परस्पर विरोधी हितों की एक बिसात है और अमेरिका मोहरे बदलने के लिए तैयार है। लेकिन एक गंभीर समस्या भी है, एचटीएस। इदलिब और उत्तर पश्चिमी सीरिया के कुछ हिस्सों में वास्तविक शक्ति हयात तहरीर अल शाम एचटीएस अब वह बिखरा हुआ जिहादी मिलिशिया नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। अल कायदा के पूर्व सीरियाई सहयोगी जमात अल नुसरा की एक शाखा अब एक जटिल राजनीतिक और सैन्य इकाई के रूप में विकसित हो गई है, जिसका अपना प्रशासनिक तंत्र, मीडिया विंग और प्रति खुफिया तंत्र है। एचटीएस क्षेत्र का प्रशासन करता है, कर वसूलता है, अदालतें चलाता है और असहमति का दमन करता है। अच्छा हो या बुरा, यह अब सीरिया में सबसे संगठित गैर सरकारी बल है, जो इसे वॉशिंगटन के लिए एक संभावित संपत्ति और रणनीतिक बोझ दोनों बनाता है। सार्वजनिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका हयात तहरीर अल शाम एचटीएस को एक आतंकवादी संगठन घोषित करता रहा है। हालांकि व्यवहार में सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं। एचटीएस को लंबे समय से असद और उसके ईरानी सहयोगियों के खिलाफ एक मजबूत गढ़ माना जाता रहा है।
इसने हुर्र अल दीन जैसे अधिक चरमपंथी जिहादी गुटों और आईएसआईएस के अवशेषों के साथ भी टकराव किया है। हाल के महीनों में एचटीएस को कथित तौर पर अमेरिकी और तुर्की खुफिया सेवाओं की मौन स्वीकृति या कम से कम सौम्य उदासीनता मिली है, क्योंकि यह ईरान समर्थित मिलिशिया पर हमला करना और चरमपंथी जिहादियों को हटाना जारी रखे हुए है। इस अस्पष्ट संबंध ने कई लोगों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया है, क्या अमेरिका ईरान और असद के खिलाफ लड़ाई में हयात तहरीर अल शाम का समर्थन करने की तैयारी कर रहा है? क्या यह दुश्मन का दुश्मन सिद्धांत का एक नया संस्करण है? यदि ऐसा है तो यह एक खतरनाक खेल है। हयात तहरीर अल शाम एचटीएस अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बाहर कई सीरियाई लोगों के बीच अलोकप्रिय बना हुआ है। इसका सत्तावादी शासन, दमनकारी इतिहास और चरमपंथी इस्लामी विचारधारा इसे अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने में बाधा डालती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एचटीएस के साथ गठबंधन भले ही अनौपचारिक अमेरिकी सहयोगियों जैसे कि सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ को अलग थलग कर सकता है, जो पूर्वोत्तर में वॉशिंगटन का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। एचटीएस कुर्द बहुल धर्मनिरपेक्ष एसडीएफ को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और एक वैचारिक खतरा दोनों मानता है। एचटीएस को किसी भी तरह का समर्थन असद और आईएसआईएस के खिलाफ नाजुक गठबंधन के टूटने का कारण बन सकता है। तुर्की कारक भी है। अंकारा एचटीएस को बर्दाश्त करता है क्योंकि इससे उसे और सैनिक तैनात किए बिना इदलिब पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। हालांकि तुर्की सीरिया में सभी स्वतंत्र कुर्द संस्थाओं को भी दबाना चाहता है, जिससे अंकारा एसडीएफ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के साथ टकराव में आ जाएगा। एचटीएस के प्रति वॉशिंगटन के दृष्टिकोण में कोई भी बदलाव उसे इस जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, जहां हर कदम परस्पर विरोधी हितों वाले कम से कम 3 पक्षों को प्रभावित करेगा। संक्षेप में, संयुक्त राज्य अमेरिका सीरिया में निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार हो सकता है, लेकिन वह भूमिका एक शतरंज की बिसात है जिसमें जहरीले मोहरे भरे हुए हैं। गहरा सवाल यह है कि वॉशिंगटन वास्तव में क्या चाहता है। अगर लक्ष्य ईरान को नियंत्रित करना, असद को अस्थिर करना और रूस की वापसी को रोकना है, तो एचटीएस को एक उपयोगी उपकरण माना जा सकता है, कम से कम अस्थायी रूप से। लेकिन अगर लक्ष्य दीर्घकालिक स्थिरता, मानवीय परिस्थितियों का सामान्यीकरण और कूटनीतिक परिणाम है, तो एक काले अतीत वाले इस्लामी चरमपंथी को सशक्त बनाना उल्टा पड़ सकता है। पिछले हस्तक्षेपों की गलतियों को दोहराने का जोखिम है, जहां सामरिक लाभ केवल दीर्घकालिक अराजकता का कारण बने। सीरिया अब एक नए दौर की दहलीज पर है। युद्ध के मैदान शांत हैं, लेकिन राजनीतिक खेल जोरों पर हैं। अमेरिका के पास संसाधन, प्रभाव और क्षमताएं हैं, लेकिन हमेशा की तरह सिर्फ आप क्या करते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप किसका समर्थन करते हैं यह मायने रखता है। एंड सीरिया में गलत व्यक्ति चुनने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हयात तहरीर अल शाम से कभी लड़ाई नहीं की है, फिर भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके गठबंधन मिलिशिया द्वारा सामना किए गए दुश्मन से बिल्कुल अलग है। हयात तहरीर अल शाम अच्छी तरह से सशस्त्र और संगठित है, इसका कोई गुट नहीं है और यह दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए निकट भविष्य में अमेरिकी हवाई हमले अलेप्पो और समूह के नियंत्रण वाले अन्य क्षेत्रों को निशाना बना सकते हैं और तुर्की सीरियाई राष्ट्रीय सेना की इकाइयों को सहायता के लिए तैनात कर सकता है। ऑपरेशन डॉन ऑफ फ्रीडम के तहत तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने 30 नवंबर को सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला किया और उत्तरी सीरिया में तुर्की के कब्जे वाले अल बाब शहर को ताल रादवान से जोड़ने वाला एक गलियारा स्थापित किया। दिलचस्प बात यह है कि यह संघर्ष लगभग 5 वर्षों से गतिरोध में था और विडंबना यह है कि अमेरिकी हवाई हमले के बाद स्थिति इतनी तेजी से बदल गई कि सत्तारूढ़ गुट के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यह सिर्फ अंकल सैम की सनक है, जो किसी भी कोशिश को नाकाम करने में सक्षम है, लेकिन हमें उम्मीद है कि यह सीरियाई लोगों के सर्वोत्तम हित में है। अलविदा।